नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मैं आपको 2011 से लेके 2024 का यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूं और मेरा गोल ये है कि आप एग्ज़ाम के टाइम इनको जल्दी से जल्दी देख के चले जाए और आपकी ये नॉलेज GS1 में काम आए। ये और जो मेरा यूट्यूब चैनल है ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। मैंने यूपीएससी के 5 अटैम्प्ट दे चुका हूं और मैं जो मेरी नॉलेज है वो आपको शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। कथन 2, हाल ही में साहिल क्षेत्र में के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्तापलट हुआ है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन फर्स्ट और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। जो साहेल क्षेत्र है वो अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेवा आयात नहीं करता है। कथन 2, भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड के आयात पर प्रतिषेध है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कथन फर्स्ट सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगा। ऑप्शन 2, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। ऑप्शन 3, वह संकल्प पर प्रथम मत देने की हकदार नहीं होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का केवल ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, क्योंकि वो पीठासीन नहीं होगा लेकिन उसको बोलने का अधिकार भी होगा और मत देने का अधिकार भी होगा। जो लोकसभा अध्यक्ष है वो किसी विधेयक को दिन विधेयक घोषित करने में उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और वो न्यायालय द्वारा भी परिवर्तनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापगत नष्ट हो जाता है। ऑप्शन 2, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यापगत हो जाता है। ऑप्शन 3, कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यापगत हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। जो ऑप्शन 3 है वो गलत है, क्योंकि जिसे राष्ट्रपति आयुक्त कर देता है वो लोकसभा के विघटन हो जाने पर नष्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 2, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र है। ऑप्शन 3, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जो ऑप्शन फर्स्ट है वो इसलिए गलत है क्योंकि
मंत्रिपरिषद की सत्रावसान के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। कथन 2, यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन फर्स्ट सही है, किंतु कथन सेकंड सही नहीं है, क्योंकि 2050 तक न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, हाल ही में वेनेजुला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उभरने में सफल हुआ और अपने लोगों को दूसरे देशों में प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ। कथन 2, वेनेजुला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार है। उपरोक्त कथनों में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कथन फर्स्ट सही नहीं है, किंतु कथन सेकंड सही है। जो वेनेजुला है वो दक्षिणी अमेरिका का नॉर्थ कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 8, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। ऑप्शन 2, इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति कैडस्ट्रल मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन 3, स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 है, क्योंकि जो ऑप्शन फर्स्ट है वो इसलिए गलत है क्योंकि इसमें जो केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण नहीं करती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवा के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वस्थ चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है। ऑप्शन 2, इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदाता स्वेच्छा से नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। ऑप्शन 2, लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। ऑप्शन सी, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। ऑप्शन 4, पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 बी। तो इसमें जो इस योजना में नामांकन के लिए उम्र 18 से 40 वर्ष है और जो पारिवारिक पेंशन है वो मरने के बाद ही लागू होगी, वैसे लागू नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी में होंगे। ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन 2, अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए परिवर्तन में रहेगा। ऑप्शन 3, इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 कथन सही है, क्योंकि ये 19वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे।
और ये 15 वर्षों के लिए रिजर्वेशन दे रखा है। अगर बाद में अच्छा लगेगा तो इसको आगे की समय के लिए बढ़ाया जाएगा। और जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन टू, इसका प्रारंभ ओंध पुणे में हुआ। आतंकवादी विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का लक्ष्य है। ऑप्शन फोर, भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 2, 3 और 4 कथन सही है। जो ये अभ्यास मित्र शक्ति है वो श्रीलंका के साथ में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है? ऑप्शन ए, किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए। ऑप्शन बी, संसद विधानसभा को मद निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए। ऑप्शन सी, निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए। ऑप्शन डी, सरकार को उसे किसी भी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। ऑप्शन टू, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो इसलिए गलत है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति उस राज्य की किसी भी अनुसूचित जनजाति को मान्यता देता है, राज्यपाल नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। ऑप्शन टू, केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांगे नहीं की जा सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन फर्स्ट इसलिए गलत है क्योंकि इसमें भारत सरकार की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण रखता है और राष्ट्रपति रखवाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और भाई भारत मैट्रस पुस्तकों के लेखक है? ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव। ऑप्शन बी, नलिनी मेहता। ऑप्शन सी, शशि थरूर। ऑप्शन डी, सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुब्रमण्यम जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री भारत सरकार के। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित उपमाओं पर विचार कीजिए। देश समाचार में रहने का कारण। ऑप्शन फर्स्ट, अर्जेंटीना, सबसे खराब आर्थिक संकट। ऑप्शन टू, सूडान, देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध। तुर्की, नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी गई है। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा बी, केवल 2 युग्म सही है क्योंकि तुर्की ने अभी नाटो की सदस्यता निरस्त नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाली फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार शिपमेंट के लिए एक रणनीति मार्ग है। कथन टू, सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन फर्स्ट और कथन टू दोनों सही है तथा कथन टू कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन सी सही है, दोनों कथन सही है।
आप साथियों जो लाल सागर है इसके जो पास वाले देश देख लीजिए, क्योंकि इसकी लोकेशन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन लोकोमोटिव, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज, ऑप्शन सी अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, ऑप्शन डी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 21, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो अभी तक 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? नीचे दी गई कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन फर्स्ट कोंकणी, ऑप्शन 2 मणिपुरी, ऑप्शन 3 नेपाली, ऑप्शन 4 मैथिली। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कथन 1, 2, 3 सही है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए दल और उसके नेता। ऑप्शन फर्स्ट भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन 2 सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन 3 कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, ऑप्शन 4 स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। उपरोक्त में से कितने सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा केवल बी 2 कथन सही है। तो इसमें 2 कथन हैं फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों सही है। जबकि सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे प्रकाश नारायण और जो स्वतंत्र पार्टी है इसके नेता थे सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट नगरपालिका की शक्तियाँ संविधान के भाग 9K में दी गई है। ऑप्शन 2 आपदा उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। ऑप्शन 3 संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और तीनों कथन सही है। जो आपदा उपबंध संविधान के जो भाग है जैसे 352, 356 के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की साथियों जो अनुच्छेद है आपदा मतलब उपबंध से संविधान में जो आपदा उपबंध संविधान का भाग 18 में दिया गया है वो सही है, लेकिन जो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है और जो 360 है, हाँ, तो संविधान के भाग 18 में जो 3 आर्टिकल है 352, 356, 360 इम्पोर्टेंट है। 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, 356 में राष्ट्रपति शासन की और 360 में व्यक्ति आपात की घोषणा की जाती है। व्यक्ति आपात अभी तक लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। ऑप्शन सी अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। ऑप्शन डी निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 27, सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के कर्तव्य कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष, ऑप्शन 2 तीनों सेवा प्रधानों सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना, ऑप्शन 3 सभी तीनों सेनाओं
ट्राई सर्विस के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 सही है, क्योंकि जो तीनों सेनाओं के प्रधान पर सैन्य कमान का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 28, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दुष्ट क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑपरेशन संकल्प, ऑप्शन बी ऑपरेशन मैत्री, ऑप्शन सी ऑपरेशन सद्भावना, ऑप्शन डी ऑपरेशन मध्य। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन सद्भावना। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किन के मध्य है? ऑप्शन ए कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी चिली और अर्जेंटीना, ऑप्शन सी चीन और भारत, ऑप्शन डी कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर पर जो सेकंड नंबर पर है, कजाकिस्तान और रशियन की फेडरेशन सीमा लंबी है। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा में आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट, प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति, ऑप्शन थी, ऑप्शन 2, केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, ऑप्शन 3, न्याय समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग से उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3। जो केवल है वो गलत है, कोई सी भी ऑप्शन में आ जाए ज़्यादातर तो केवल वाला गलती होता है। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कार्यभार संभालने से पहले संविधान की सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो सी राजगोपालाचारी है वो स्वतंत्र भारत की गवर्नर थे पहले, और डॉक्टर अम्बेडकर पार्व समिति के अध्यक्ष थे, और जो टी कृष्णमाचारी है वो संविधान समिति के सदस्य थे, पार्व समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। ऑप्शन 2, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार भास की रचना है? तो ऑप्शन सी है मध्यम व्यायोग। क्वेश्चन नंबर 34, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेख थे? ऑप्शन ए प्रज्ञापारमिता सूत्र, ऑप्शन बी विशुद्धोमग्गो, ऑप्शन सी सर्वास्तिवाद विनय, ऑप्शन डी ललित विस्तार। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वास्तिवाद विनय।